गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। आज हम साइंस के बहुत ही मजेदार टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में तीन चार बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण है क्या, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। तीसरा, हमें इसमें जो है जानना है कि प्रकाश संश्लेषण पादप के किस भाग में किस तरह से होती है, और प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई कुछ वो बातें जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और वीडियो के अंत में दोस्तों हम चर्चा करेंगे यहाँ पर उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पूछे जा सकते हैं या पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, या मैं ब्रह्मांड की नहीं कहूंगा, हमारे सौर परिवार में जो हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि जो प्रकाश मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। हमें पता है सूर्य नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा लगातार जो है प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है, और इसी से पूरी पृथ्वी का अस्तित्व है। हम ये अच्छे तरह से जानते हैं। ये सूर्य का जो प्रकाश है वो विकिरणों के माध्यम से आपके पास, यानी कि पृथ्वी पर पहुंचता है। ये क्या है? प्रकाश जो है, प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है। और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्या हैं? विभिन्न प्रकार के पादप हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। इन वनस्पतियों में जो प्लांट हैं, जो पादप हैं, ये पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया ही हम कह सकते हैं क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, लेकिन ये किस तरह से होती है इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें पता है ये जो पादप हैं ये जल तो ले लेते हैं, कहाँ से? भूमि से ले लेते हैं। इसके अलावा ये CO2 ले लेते हैं वायु से, वायुमंडल से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं वायु से। और इन सब के द्वारा जो है प्रकाश की उपस्थिति में इन पर्ण, यानी ये जो पत्तियां हैं, मैं एक पर्ण का चित्र यहां पर आपको बना दूं। ये जो पर्ण है, हमें पता है पादप का प्रत्येक भाग कोशिका से मिलकर बना होता है। तो पर्ण जो है, पर्ण भी किससे मिलकर बनी होगी? कोशिका से। इस कोशिका में एक पार्ट जो है ऐसा होगा जिसे हम बोलते हैं क्या? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक, या अंग्रेजी में इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही इन सब की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। ग्लूकोज का निर्माण या ग्लूकोज जो शर्करा है उसका निर्माण ही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखिए। सेकंड, इसमें याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की जो ये पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, इसको अभिक्रिया के रूप में कैसे व्यक्त करें? तो मैं लिखूं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की है अगर पूछी जाए तो हम यहां पर देखेंगे 6CO2 प्लस H2O, यानी कि जल का उपयोग करके ये जो सनलाइट है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, कहां पर, कौन से पार्ट में? पत्तियों के हरित लवक में। हरित लवक जो है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और ग्लूकोज के अलावा क्या बनता है इसमें? इसे बनती है 6O2, यानी कि ऑक्सीजन, जिसे हम श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण कर लेते हैं और जो हमें एक तरह से प्राणवायु कहलाती है हमारे लिए ना। इसको मैं ठीक बना दूं, दो को 6O2। ठीक है, इसके अलावा 6H2O, यानी जल इसमें क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभिक्रिया दोस्तों सबसे पहले दी वॉन नेल ने। किसने? वॉन नेल ने ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दी, जिसमें बताया कि CO2, जल, इन सब के द्वारा जो है प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण और अन्य जो है सह उत्पाद बनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ही कहलाती है क्या?
प्रकाश संश्लेषण। और हम ये भी याद रखेंगे, ये जो ग्लूकोज है, पादपों में जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो ये ग्लूकोज ही संचित हो जाता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में, या जिसे आप मांड बोलते हैं। मांड चावल से निकलने वाला या आलू से निकलने वाला जो मांड है, उस रूप में संचित हो जाता है। या प्रश्न ये पूछे कि पादपों में संचित भोजन क्या है, तब भी आप क्या कहेंगे? मांड या फिर स्टार्च, जो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो आपको दो बातें यहाँ पर याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल के द्वारा पत्तियों में जो हरितलॉक होता है उसमें ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया या ग्लूकोज के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और ये अभिक्रिया पूरी किस तरह से होती है? इस तरह से। ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जिसको सबसे पहले किसने दिया था? वॉन नेल ने दिया। अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसको लेकर के पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया को क्या कुछ और नाम भी दिए जा सकते हैं, या क्या कुछ और नाम भी दिए जाते हैं? तो बिल्कुल दिए जाते हैं। वो क्या है वो नाम? सबसे पहले हम याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं उपचयन, उपचयन, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन, अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन, उपचयन तथा अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चले, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उस इस रिएक्शन में हम देखते हैं इनके माध्यम से ग्लूकोज का बनना, ऑक्सीजन का बनना, जल का बनना। इस दौरान जो है उपचयन भी होता है यानी ऑक्सीकरण भी होता है, ऑक्सीजन जुड़ती भी है और हाइड्रोजन निकलती भी है। हम वहां देख सकते हैं हाइड्रोजन निकलती भी है और ऑक्सीजन जुड़ती भी है, इसलिए इस अभिक्रिया को नाम देते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निम्न में से कैसी अभिक्रिया है, अलग अलग ऑप्शन में से आपको एक दे रेडॉक्स, तो हम मानेंगे क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। सेकंड, ये जो अभिक्रिया है इसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा को अवशोषित करती है। जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान उष्मा का उसमें क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है उष्मा शोषी। तो यहाँ पर क्या उष्मा का अवशोषण हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखिए यहाँ पर CO2 जल के साथ जो है प्रकाश को भी अवशोषित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जा रहा है। तो हम कहेंगे प्रकाश का जब अवशोषण हो रहा है यानी कि कैसी है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस अभिक्रिया में आपको ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए इसे बोलते हैं O2 प्रदाता अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? O2 प्रदाता अभिक्रिया या ऑक्सीजन प्रदान करने वाली अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में विशेष बात यह है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और याद रखिए, जब आप पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में विशेषकर कहीं भी आप किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो नोटबुक लेके साथ जरूर बैठें। कुछ साथी ऐसे हैं कि हम भाई वैसे रिवीजन के लिए बैठ जाते हैं। याद रखिए, जब आप नोटबुक लेके बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है याद होती हैं और आप उनको अच्छे से समझ पाते हैं। तो अपन महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा यहाँ पर कर रहे थे कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये पूछी जाती है कि इस अभिक्रिया में ये जो ऑक्सीजन आपको प्राप्त हुई है, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर बनी है वो किसके अपघटन से बनी है? ऑक्सीजन का निर्माण जो है O2 का निर्माण, O2 का निर्माण किसके अपघटन से हुआ है? तो याद रखना O2 का जो निर्माण है वो यहाँ पर हुआ है जल के अपघटन से। किसके? जल के अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि जल के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और इसकी जानकारी जो है वो मिली किसके माध्यम से? ऑक्सीजन के एक रेडियोधर्मी के माध्यम से। रेडियोधर्मी जो ऑक्सीजन है उसके माध्यम से इसकी जानकारी मिली। तो ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है कि जल के अपघटन से ही, जल के जो है टूटने से ही ऑक्सीजन जो मिलती है इसमें उसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरी अभिक्रिया का, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं
और अब हम बात करते हैं इस अभिक्रिया की, आगे चर्चा करते हैं। ये जो पूरी रिएक्शन है ये पादप के किस भाग में होती है, तो आपने अभी भी देखा एक चित्र के माध्यम से हमने इसमें देखा कि ये पत्तियों के हरित लवक में होती है। दोस्तों हरित लवक को लेकर भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि हरित लवक में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या और ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये है पूरी पर्ण, ठीक है। ये जो पर्ण है इसमें हमें पता है पादप का प्रत्येक भाग किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। और कोशिका में होता है अलग अलग कोशिकांग। कोशिका में क्या क्या कोशिकांग हो सकते हैं, ये जैसे मान लीजिए कोशिका का चित्र है, मध्य में केंद्रक होता है, इसके अलावा लाइसोसोम है, इसमें गोल्जिकाएं हैं इस प्रकार से, है ना, इसमें राइबोसोम है। लेकिन हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको अपन बनाएंगे, इसमें एक इस प्रकार का हमें संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। वो क्या है दरअसल, उसे हम बोलते हैं हरित लवक। इस प्रकार से एक दोहरी संरचना होती है जो दोहरी झिल्लियों से घिरी होती है और पादप के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। इसमें जो है एक चट्टे के रूप में, जैसे बचपन में आपने कभी देखा हो कि हम सिक्के को लेकर के इस तरह से खेला करते थे, तो ऐसे ही सिक्के नुमा एक संरचना इसमें पाई जाती है जिसे बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं जी, ग्रेना। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना है इनको बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना को जिस संरचना से जोड़ता है इसको बोलते हैं इंटरग्रेनम। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनम। यानी इंटरग्रेनम में एक दूसरे ग्रेना जुड़े होते हैं। इस ग्रेना में अगर एक संरचना केवल देखें, प्रॉपर एक संरचना की बात करें, तो इसे बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड, ठीक है, याद रखना थाइलेकोइड। इसके अलावा इसमें यहाँ के जो जो भाग हैं, यहाँ की जो संरचना है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोमा। इसी को बोलते हैं पीठिका। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या पीठिका बोलते हैं। इसके अलावा ये जो संरचना है इसमें इस प्रकार से कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं 70S राइबोसोम। तो याद रखिए आप, राइबोसोम। हाँ, ये इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हरितलवक है, इस हरितलवक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि 70S राइबोसोम ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है हरितलवक, और हरितलवक में होते हैं 70S राइबोसोम। इसके अलावा इसमें स्वयं के डीएनए और आरएनए भी है, डीएनए प्लस आरएनए भी है, होता है, यानी कि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। तो याद रखना ये पूरी संरचना है किसकी, हरित लवक की। हम लिख देंगे यहाँ पर हरित लवक। हरित लवक को क्या बोलते हैं, तो हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। कमेंट करके दोस्तों बताइए आप क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या अंतर है। तब तक अपन इसको आगे चर्चा करते हैं। ये जो हरित लवक है इसी के अंदर पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है पत्तियों के अंदर हरित लवक की संरचना अन्य किसी पार्ट की तुलना में ज्यादा होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, पर्ण में होता है या पत्तियों में होता है, ठीक है। आपने कभी ये सुना हो कि किसी पादप की जो है पूरी तरह से, जब गर्मी का मौसम आता है तो, या हम कहेंगे सर्दियों का मौसम आता है, तो उस कंडीशन में पादप की जो सभी टहनी है उनको काटना नहीं चाहिए अगर आपके कोई प्लांट है तो, क्योंकि उसका कारण ही होता है ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ पत्तियां जो है बची रहें और पौधे को जीवंत रखें, जीवन प्रदान करें, उसको जो है ग्लूकोज का निर्माण करने में सहायता करें। क्योंकि अगर आप सभी पत्तियां या सभी टहनी पादप की काट देंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई भी पत्तियां या कोई भी भाग नहीं बचेगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है दोस्तों। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसमें कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है इसके बारे में कुछ बातें और जो इंपॉर्टेंट है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं हम आगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को दो पार्टों में बांटा जाता है। एक तरफ हम बात करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, या इसे ही बोलते हैं हेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, हेल अभिक्रिया,
ये जो हिल अभिक्रिया है ये होता है कहां पर, हरित लवक के ग्रेना भाग में, हरित लवक के ग्रेना भाग में। कहां पर होता है, ग्रेना भाग में। तो अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें हरित लवक में यानी कि कुछ जो चट्टे के नुमा जो संरचना होती है, थाइलेकोइड्स मिलकर के जो चट्टे नुमा संरचना इस प्रकार से पाई जाती है वो क्या कहलाती है, ग्रेना कहलाती है। तो ग्रेना भाग में संपन्न, ग्रेना भाग में पूरा लिख देते हैं, संपन्न होती है क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। और ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसे ही बोलते हैं हिल अभिक्रिया। दूसरी तरफ देखें तो होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसे ही बोलते हैं ब्लैक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, या इसे ब्लैक अभिक्रिया। जी हाँ, ब्लैक अभिक्रिया। ब्लैक अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है, तो ये होती है हरित लवक के स्टोमा भाग में, स्टोमा भाग में संपन्न। आपने जो हरित लवक अभी देखा, चित्र में बनाया आपने, उस हरित लवक की जो दोहरी झिल्लियां थी उनके ठीक नीचे की जो संरचना है स्ट्रोमा, उसमें संपन्न होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में। जबकि अगर हम बात करें जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये संपन्न होती है प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो दोनों में अंतर एक बड़ा ये भी है, ये प्रकाश की उपस्थिति में और वो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। दोस्तों दो तीन बात और प्रकाश के बारे में याद रखिए। आपसे पूछा जाए ये प्रकाशिक संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो सर्वप्रथम कहां पर खोजी गई, तो याद रखिए सर्वप्रथम इसको खोजा गया नील हरित शैवाल में। किसमें, नील हरित शैवालों में या शैवाल में सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण को खोजा गया था। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, अगर हम ऐसा देखें तो याद रखना, अगर हम प्रकाश संश्लेषण को मान लें, पूरी पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है, मान लीजिए 100%। कितना होता है, कि पूरी जो पृथ्वी है इस पर 100% होता है। इस 100% में जो 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है समुद्री शैवालों में। कहाँ पर होता है, समुद्री शैवालों में होता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो पृथ्वी है उसमें जो 100% अगर प्रकाश संश्लेषण हम मान लें तो उसमें से 90% जो होता है, नहीं जो बहुत बड़ा भाग है वो केवल समुद्री शैवालों में होता है। और जिस पर आप इतने इतराते हैं, रहते हैं, यानी कि आपका थल भाग, उस पर जो पादप हैं, अन्य जो पादप अन्य जो भी बचे हुए हैं उनमें होता है केवल 10%। मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आपको पता है लगभग 71% भाग तो जल है, केवल 29% भाग क्या है, थल है। तो इस थल भाग में जो भी पादप है वहां से जो प्रकाश संश्लेषण है वो होगा केवल 10%। बाकी जो अधिकांश यानी कि जो 90% प्रकाश संश्लेषण है वो आपके किस भाग में संपन्न होगा, आपके समुद्रों में। क्योंकि हमें पता है समुद्रों में, हम ये सोच सकते हैं कि समुद्रों में तो पानी होता है, लेकिन दोस्तों समुद्रों में बहुत बड़े स्तर पर क्या है, शैवाल पाई जाती है। शैवाल यानी कि काई जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में, या अंग्रेजी में एल्गी बोलते हैं। जो जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उस पर देखा आपने हरे हरे से कुछ चादर सी उस पर जम जाती है। वो जो चादर है, वो जो हरे रेसी जो होती है वो होती है क्या, शैवाल। क्या होती है, शैवाल या एल्गी। तो समुद्रों में भी बहुत बड़े स्तर पर एल्गी या शैवाल पाई जाती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इसमें लास्ट 2 पॉइंट और याद रखिए। आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटासोम। क्या है, क्वांटासोम। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई माना जाता है। और एक सवाल और यहां से कि प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है, वो न्यूटन ने बताया कि सूर्य के 7 प्रकाश के रंगों में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है। तो आपने कुछ ऐसा याद किया होगा, विविग्योर। ये प्रकाश के 7 रंग हैं सूर्य के प्रकाश के, यानी कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उनमें ये 7 रंग है, वोलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है।
तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, वो होता है रेड में। रेड में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके अलावा न्यूनतम जो प्रकाश संश्लेषण होता है, सबसे कम, वो होता है वोलेट में। और ग्रीन जो है, हरा रंग जो है, उसमें प्रकाश संश्लेषण ना के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही न्यूनतम, या मैं कहूं नहीं होता हरे रंग में। तो ये प्रकाश संश्लेषण से लेकर के। अब दोस्तों इस पूरे टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, इस तरह से। या आपसे पूछ लेंगे उपनामों में से कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं इसे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण अपचयन इसे कहते हैं। ठीक है, या ऊर्जा प्रदाता अभिक्रिया से बोलते हैं, इस तरह से। इसके अलावा दूसरा इसमें प्रश्न पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हमें पता है इसमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है जो प्राणवायु के रूप में काम आती है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो किसके अपघटन से मिलती है या बनती है? तो आपने अभी देखा, हमने पढ़ा कि वो ऑक्सीजन किसके अपघटन से मिलती है? जल के टूटने से। ये जल के अपघटन से निर्माण होता है किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, और अगला प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले कहाँ खोजा गया? तो सबसे पहले कहाँ पर? नील हरित शैवाल में खोजा गया। और प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, एक होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, और ये हरितलॉक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। और वो जो है ब्लैक अभिक्रिया हरितलॉक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।